नमस्कार आप सभी को पल्स डायग्नोसिस की इस क्लास में। जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैंने यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया है। यूट्यूब पर ये लाइव सेशन जा रहा है और हम थोड़ा सा बहुत लोग नहीं जुड़ पाते हैं और बार बार दो क्लासेस लेना संभव नहीं होता है। हमने उपाय निकाला है कि हम एक ही क्लास में इसको प्रॉपर वे में आपको पहुंचाने का प्रयास करें। लेवल 1 और लेवल 1 पे जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर लेवल 1 से आपको हम लेवल 2 पे ले जाएंगे। तो हमने आपके लिए ये प्रयास किया है। अभी ये सेशन हमारा यूट्यूब पे लाइव है और आपके ग्रुप में हमने डाल दिया है। वहाँ पे भी हम आपके प्रश्न देखेंगे और वहाँ से भी आपसे हम इंटरेक्शन करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि हम थोड़ा सा आगे गए हैं और आप जो भी कल आपने पढ़ा था उसका भी हम थोड़ा सा आपको रेफरेंस भी देंगे और आप उस रेफरेंसेस को भी आप नोट करते चलें। कई सारी चीज़ें आपको जो बताई थी वो थोड़ी बहुत छूट रही थी कि महिलाओं में बाईं तरफ के नाड़ी को देखते हैं तो एक रेफरेंस है। आप उसको आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं और क्यों आपने जो है वो 3 अंगुलियों से ही नाड़ी देखनी है, इसके पीछे भी एक रेफरेंस है। तो ये रेफरेंस हमारे किसी शिष्य ने भेजा है, तो बढ़िया है, कहीं से भी मिले अपने को नोट करना चाहिए। ये कहते हैं कि प्रायः स्फुटा भवति वाक करे वधूनाम। अगर हमारे साथ हमारे वो जो अच्छे रचनाकार हैं जो यहाँ तत्काल श्लोक को लिख लेते हैं, अगर वो हो तो उसको लिखें। प्रायः स्फुटा भवति वाक करे वधूनाम पुंसाम च दक्षिण करे तदीयम परीक्षा। पुंसाम च दक्षिण करे तदीयम परीक्षा। प्रायः स्फुटा भवति वाक करे वधूनाम पुंसाम च दक्षिण करे तदीयम परीक्षा। ईषद्वीनाम मितकरम निततांगुलीयम बाहुं प्रसार्य रहितम परिपीडनेनम। यानी इसका अर्थ का है कि स्त्रियों की जो नाड़ी है, यहाँ पहला अर्थ है प्रायः स्फुटा भवति वाक करे वधूनाम, यानी वधु यानी स्त्रियों का जो पहला आप नाड़ी देखें वो वाम हस्त की नाड़ी देखें। लिख लीजिए, प्रायः स्फुटा भवति वाक करे वधूनाम। लिखो, आराम से लिखो, धीरे धीरे लिखो, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें आप ही के साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है। हमने यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दिया है, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, देख लो भैया। पंचकर्म का तो नहीं आया, पंचकर्म का नहीं आ पाया, सॉरी, अगली बार आ जाएगा। ट्रायल चल रहा था तो ये आ गया है, यूट्यूब पे चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, इट इज़ ऑन यूट्यूब, तो यू कैन, यस। तो प्रायः, हाँ, प्रायः वाक करे, ये यूट्यूब पे आ रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ यूट्यूब पे भी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रायः स्फुटा भवति वाक करे वधूनाम। वाक है ये, वाक करे वधूनाम, यानी कि जो नाड़ी जो वधुओं में यानी प्रायः महिलाओं में जो स्फुटित होती है वो बाईं तरफ की स्फुटित होती है। और पुंसाच दक्षिण करे तदीयम परीक्षा, और पुरुषों में यदि वही नाड़ी पुंसा दक्षिण करे तदीयम परीक्षा, और पुरुषों में वही नाड़ी जो है वो दाहिनी ओर प्रस्फुटित होती है। कितना बढ़िया बताया है। और कह रहे हैं आगे, देखो इसके आगे का रेफरेंस, ईसद्वीनाम मितकरम विततांगुलीयम। ईसद्वीनाम मितकरम विततांगुलीयम बाहु प्रसार्य रहितम परिपीडनेन। ईसद्वीनाम मितकरम विततांगुलीयम बाहु प्रसार्य रहितम परिपीडनेय। यानी कि जब भी आप नाड़ी देखें, यही बात रावण कृत विबोधनी टीका में भी लिखी है, तो आप एक काम कर लें,
आप जो है उसकी अंगुलियों को थोड़ा सा फैला लें और उसके हाथ को थोड़ा सा झुका लें, और झुकाने के बाद हल्का सा बाहु को प्रसारित करें और दोनों तरफ हल्का सा मर्दन करें। यही बात बताइए, प्रायः स्फुटा भवति वाक् करे वधूनाम पुंस, वधूनाम क्या लिखा, प्रायः स्फुटा भवते वाक् करे वधूनाम पुंसाम च दक्षिण करे तदीयम परीक्षा, पुंसाम च दक्षिण करे तदीयम परीक्षा, ईशदीनाम मितकरम, ईशदीनाम मितकरम, मितकरम विततांगुलीयम, विततांगुलीयम, विततांगुलीयम बाहु प्रसार्य रहितम परिपीडनेन, बाहु प्रसार्यम रहितम परिपीडनम, बाहु प्रसार्यतम प्रसार्य रहितम, बाहु प्रसार्य रहितम परिपीडनेनम, यानी बाहु को प्रसारित करते हुए थोड़ा सा परिपीड़ित करते हुए आप जो है वो क्रमशः महिलाओं में बाईं तरफ की नाड़ी और पुरुषों में दाईं तरफ की नाड़ी को आप देखें। ये बात बताइए, इसमें ये बात बताई है। और एक चीज़ और इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे इस रेफरेंस में लगा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो नाड़ी, ये देखो राधिका शर्मा जी ने लिख दिया, क्या बात है। हाँ, प्रायुस्फुटाम बकरे मधुनम पुंसम दक्षिण करे तदीयम परीक्षा ईषद व्या नाम अंगुल्याम्बु प्रयास रहितम परिपीडनम। हाँ ठीक है, चलो जो भी लिखा आपने ठीक लिखा है आपने, देवांशी साहू जी ने लिख दिया है तो उसको कॉपी कर लो। अब देखो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, क्योंकि आप एबनॉर्मल से थोड़ा सा एबनॉर्मल की तरफ जा रहे थे तो थोड़ा नॉर्मल के बारे में चर्चा कर लें। कहते हैं कि वारत्रयम परीक्षेत, वारत्रयम परीक्षेत, कम से कम नाड़ी को जब भी एग्जामिन करते हो तीनों उंगली से तो 3 बार जरूर, एक बार आपने रख दिया है उधर उंगली और एक बार का एक्सेस आप मत मानो, कम से कम 3 टाइम्स आप जो है उस पर अपनी उंगलियों को प्रेशर दो रिलीज करो, प्रेशर दो रिलीज करो 3 टाइम्स। तो कहते हैं 3 बार हर नाड़ी की परीक्षा करें। वारत्रयम परीक्षेत, हर बार, यानी इंडेक्स से कर रहे हो तो 3 बार दबाओ छोड़ो, एक बार में एक्सेस नहीं होगा कह रहे हैं वो। और धृत्वा धृत्वा विमुंचयेत, यानी कि दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, फील करो, जस्ट फील इट। बहुत बढ़िया रेफरेंस है, धृत्वा धृत्वा विमुंचयेत, लिखो इसको, वारत्रयम, वारत्रयम परीक्षेत, 3 बार परीक्षा करनी चाहिए हर उंगली से, और धृत्वा धृत्वा विमुंचयेत, और बार बार उस नाड़ी को दबाओ छोड़ो, पकड़ पकड़ कर नाड़ी को छोड़ते रहो। और आगे कहते हैं, देखो कितना बढ़िया है, विमुष्यम बहुधा बुद्धिया, और बुद्धि से विचार भी लगाओ अपनी, ऐसा नहीं है कि नाड़ी में ही सब कुछ छिपा है, अपनी बुद्धि को लगाओ, और रोग व्यक्ति विनिर्दिशेत, और इस प्रकार रोग की प्रकटता यानी हिस्ट्री भी लो, यानी रोगों की प्रकटता को प्राप्त करने के लिए आपने उसका जो दूसरा एग्जामिनेशन है वो भी कंटिन्यू करते रहो। दिवांशी जी लिख लीजिए, वारत्रयम परीक्षेत, वारत्रयम परीक्षेत, धृत्वा धृत्वा विमुंचयेत, धृत्वा धृत्वा विमुंचयेत, विमृश्य बहुधा बुद्धया, विमुष्य बुद्धया, विमुष्य बहुधा बुद्धया, रोग व्यक्ति विनिर्दिशेत, रोग व्यक्ति विनिर्दिशेत। कहने का अर्थ है कि नाड़ी की परीक्षा करते समय जैसा मैंने आपको बताया, वात पित्त कफ की सामान्य गति को एक्सेस करने के लिए तीनों अंगुलियों का प्रयोग करना है, लेकिन उन अंगुलियों का प्रयोग बार बार पकड़ करके दबाते हुए छोड़ते हुए कम से कम 3 बार एक्सेस करो। इसके बाद भी अपनी बुद्धि को लगाते हुए आप रोगी से बहुधा विविध प्रकार के विचार करते हुए रोग की प्रकटता को पकड़ने का प्रयास करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लाइन इज विमृश्य, 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 मृश्य, MRISHYA, विमृश्य बहुधा बुद्धया, बहुधा बुद्धया, रोग व्यक्ति विनिर्दिशेत, रोग व्यक्ति विनिर्दिशेत। इस प्रकार रोग की व्यक्तावस्था को निर्देशित करने का प्रयास करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो बात आपको पहले बताई थी वो रेफरेंस भी यही कहता है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। अंगुली भी स्त्रिभी स्पृष्ट्वा, तीनों अंगुलियों से स्पर्शन करते हुए, क्रमाद दोष त्रयोद्भवाम,
और क्रम से आप तीनों दोषों को, उद्भित दोषों को, मंद मध्य गताम तीक्ष्णाम, और उनकी गतियों को आप लक्षित कर सकते हैं अपनी तीनों अंगुलियों में, जिसकी बात मैंने की थी। और इसी रेफरेंस में कहा है कि किन किन लोगों की नाड़ी नहीं देखनी चाहिए, वो मैं पहले बता चुका हूँ मैं। और अंगुष्ठ के मूल में देखना चाहिए, ये भी बता चुका हूँ मैं। अब मैं आता हूँ आपको कल जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था। आ जाए वहाँ पे हम कल जहाँ छोड़ा था वहाँ चलें। मोर फैला रहा था पंख। कल तो आपने जो है वो कई लोगों ने यूट्यूब का वीडियो भेजा मेरे को कि सर ये फलाना पक्षी ऐसे चलता है, ढिमाका ऐसे चलता है। तो मैंने आज जो है वो मैं आपको आज फिर मैं वो बना नहीं पाया, मैं फिर भी आपको फ़ोटो से मैं बना के दिखाना चाहूँगा। गतियों का अलग अलग मैं एक बार आपको उस गतियों का अलग से एहसास कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि वात की नॉर्मल जो गति है, जो आपने लिखी कि वो सर्प की गति होती है, ये आपने लिखी थी। तो सर्प की गति जो है, अगर आप वात की गति देखें नॉर्मल गति, तो नॉर्मल गति जो होती है वो स्नेक लाइक मूवमेंट होती है। तो स्नेक लाइक मूवमेंट को हम आप कह सकते हैं सिंपल एस बनाते हुए वो गति होती है, ये एस बनाते हुए गति होती है। तो ये एस बताते हुए गति सर्प की गति, सर्प का बच्चा जैसे चलता है वैसी गति होती है। तो अगर मैं आपको ये गति दिखाना चाहूँ तो ये गति आपको थोड़ी सी आप इस गति पे गौर करें। तो ये गति जो है वो अभी मैं बताता हूँ, ये गति इस प्रकार की होती है। यानी आप इस गति को आप अगर हॉरिजॉन्टल में लें तो सांप इस प्रकार से गति करता है, हॉरिजॉन्टल में लें तो सांप इस प्रकार से गति करता है। और अगर आप इसी गति में थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे तो आपको हल्की सी एक जौंक देखें जो कैसे मूव करती है, सिकुड़ती हुई मूव करती है। गति उसकी भी सर्पिल होती है हल्की सी, लेकिन वो गति कैसी होती है अभी पहले रिपीट करते हैं ना। रिवीजन कर रहा हूँ मैं जिनल गजर जी, कल का लेक्चर ही रिवीजन कर रहा हूँ, चिंता मत करो। कल ही का लेक्चर है, आज का नहीं है। 99 लोग हो गए, बाकी इधर देखो यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे ही दिखाएंगे अब हम। तो आपको सर्प की गति, आपने सांप की बच्चे की गति को देखो। आप अगर आप फर्श पे सांप की गति को फील करो और आप एक जोंक की गति को फील करो, दोनों ही सर्पिल, दोनों ही टेढ़ी है, दोनों ही जो है वो मिलती जुलती है, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सर्प गति एंड जलौका गति। व्हाट इज द डिफरेंस? दैट डिफरेंस यू हैव टू एनालाइज। वात की नॉर्मल गति सर्प गति है, लेकिन जलौका गति अब नॉर्मल नहीं है। यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जलौका गति है वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे ही आपको मैंने बताया कि हम कह सकते हैं अगर पित्त की गति सामान्य रूप से मंडूक गति है। मंडूक कैसे चलता है? पीछे से प्रेशर मारता है, उछलता है, आगे जाता है। तो ये फील आपको प्रेशर, यहाँ पे आपको जब पल्स लेते हैं तो यहाँ पे ये फील होता है, इसको थ्रॉबिंग पल्स कहते हैं। लेकिन आप पक्षी की गति देखते हो, आप काक की, लावक की आपने, और जैसे कोयल की आपने देखी, तो वो डिफरेंस होती है। चलता वो भी है, छोटे छोटे कदमों से चलता है, उठता है, फिर थोड़ा सा उछलता है, फिर छोटे छोटे कदमों से चलता है, फिर उछलता है, फिर चलता है। देयर इज अ डिफरेंस। द गति इज सेम, द गति इज ऑल्सो, द गति वो भी पित्त की ही गति है, पर वो नॉर्मल नहीं है। तो भेक गति और काक लावक पक्षी की जो गति है उसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस एबनॉर्मल गति की तरफ आपको बता रहा है। इसी प्रकार आपको मैंने मयूर गति बताई। आप मोर देखो, मोर चलेगी और लास्ट में जो है अपने पंख को फैला लेगी, ऐसे लास्ट में अपने पंख को खुश हो जाती है वो जब चलती है, और भले वो आप नाचने लग जाए तो पूरा ही पंख फैलाएगी, लेकिन यूजुअली पूरा नहीं फैलाती है, पर फिर भी जब चलेगी तो छोटा सा पंख को भी। वॉइस स्लो आ रहा है सर? अच्छा, वॉइस को देख लेता हूँ, अब तो सही आ रहा है। तो वो अपनी पंख को भी पीछे फैला लेती है ऐसे, तो उसकी गति भी आपको अलग मिलेगी। और जिस गति की बात जहाँ पे मैंने छोड़ा था आपको, वो ऊष्ट की गति है। जरा ऊँट के पैर पे बैठने का शौक कितने लोगों को पूरा हुआ है, जरा बता दो। कोई बैठा है ऊँट के पीठ पे? अगर जिसने ऊँट के पीठ पे बैठा होगा उसको उस गति का एहसास होगा, क्योंकि जब ऊँट जो है, हाँ दिव्या जी ने बैठे हैं। दिव्या जी, ऊँट जब चलता है तो कैसे चलता है? जरा ऊँट का चलने की गति देखो आप। तो आपको वो जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, बीच में जो एक आपको उसमें एक ड्रॉप डाउन आता है बीच में, वो ड्रॉप डाउन वही फील कर सकता है। यस, लचक बोला इसको, लचक, ये बढ़िया शब्द आ गया, लचक आ गया इसके लिए शब्द। वही हम लचक नहीं बता पा रहे थे ना,
लचक लचक देता है, वो हल्का सा झटका देता है, वो लचक देता है। तो वही लचक देखना है आपको कप में, लचक जो है वो कप में देखना है आपको सामान्य रूप से। तो ये बहुत बहुत माइन्यूट चीज़ है। जिसने इन प्रायोगिक ज्ञान का जिसने समझ लिया, जिसने इस प्रायोगिक ज्ञान को समझ लिया, तो वो जो है वो समझ में आ जाएगा। यानी जो कैमल पल्स है वो वात और पित्त के फिंगर पे आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और पिकॉक पल्स जो है वो आपको जो है वो आपको मिल जाएगी जनरली कौन सी कंडीशन में, वो कफज कंडीशन में मिलेगी। ये भी आप नोट कर लो, जो मयूर गति है वो कफज में मिलेगी। और जो मैंने आपको बताया जो जलौका गति है वो आपको जनरली मिलेगी कहाँ, वो मिलेगी लीच वाली जो गति है वो कौन सी नाड़ी में मिलेगी, लावक। और स्पिल यानी पक्षी की लायक गति जो है वो पित्त की नाड़ी में मिलेगी। तो कैमल पल्स ही नहीं, ये सारे अब नॉर्मल नेचर के हैं सुब्रतो दास जी। ये चाहे वो मयूर गति हो, चाहे वो कैमल गति हो, चाहे वो आपको मैंने जो बताया जलौका गति हो, चाहे वो लावक काक की गति हो, ये सारे अब नॉर्मल है। तो जानना चाहेंगे आपकी कौन कौन सी कंडीशन में मिलती है ये? जानना चाहेंगे तो बता देता हूँ, नहीं तो अभी मेरा विचार नहीं था उसको बताने का, क्योंकि मैंने कहा इसको बताएंगे तो आप फिर कंफ्यूजन में जाएंगे और फिर आप ढूंढते रह जाएंगे और फिर परेशान हो जाएंगे, फिर प्रश्न करेंगे और फिर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा उसका उत्तर, क्योंकि मरीज है नहीं मेरे पास। तो आप लिख लीजिए, आप चाहें तो आप लिख लीजिए कि जनरली जो जलव का गति है, हाँ यस आप लिखिए, जलव का गति है जो लीच लाइक पल्स है, लीच लाइक पल्स जो है वो जब भी मिले तो आप समझ लीजिए कि पित्त का जो एंट्री है वो धातुओं में हो गया है। लिख लो आप, जब जलव का गति मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि पित्त दोष है वो धातुओं में एंटर हो गया। आप कैसे पता चलता है ये छोड़ दो, आपको ये अनुभव है, ये आप अभी नोट करो, इसके बाद बहुत डीप स्टडी चाहिए। जब आप बहुत डेप्थ में जाओगे तब ये समझ में आएगी। अभी तो आप पहले गति को पहचानो, ये जलव का गति क्या है। अभी तो आपको हमने पहले सांप की गति पकड़ना सिखाया, अब आप पहले तो समझ ही नहीं रहे थे उस गति को, फिर आपने मेरे चश्मे से देखना शुरू किया तो आपको समझ में आया, हाँ सर ऐसा मिल रहा है बोला आपने। अब मैं आपको उसको थोड़ा टेढ़ा करके ले जा रहा हूँ तो वो आप में तो मिल नहीं रहा है, पर आप रोगी में देख सकते हो। तो आप ऐसे रोगियों में इस नाड़ी को तलाशो, या फिर आप अंदाजा करो कि जब ऐसी नाड़ी मिल रही हो तो आप कहो कि क्या आपको कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि धातु पित्त का एंट्रेंस जो है वो धातुओं में हुआ है, रस रक्त खासकर ऐसा जनरली जो मिलता है वो जॉइंट्स प्रॉब्लम में मिलता है। ऐसा एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है जो हमने कई जगह से गैदर किया है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार की जो गति यदि मिलती है तो आप उसे जॉइंट्स रिलेटेड, पेन रिलेटेड, या फिर जो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पेन होता है वहाँ पे ये गति जनरली पित्त की मिलती है, आप उसको लिख लो। इसी प्रकार अगर आपको सामान्य रूप से जो पित्त की गति है वो मंडूक गति है, लेकिन मंडूक गति से चेंज होकर के यदि वो लावक, काक और तीतर की गति में चेंज हो जाता है तो ये कंडीशंस जनरली जो मिलती है वो आप लिख लो। ये पल्स जब मिलती है तो ये एक प्रकार से ये खासकर जो हमारे जो पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर है, लिख लो आप गैस्ट्रिक अल्सर, थोड़ा चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी इसमें, गैस्ट्रिक अल्सर और इस प्रकार की कंडीशंस जिनमें आपको इंटराइटिस की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रो इंटराइटिस, स्पेशली गैस्ट्रो इंटराइटिस एंड द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में वहाँ पे ये चीज़ें मिलती है। अभी इसको आप आयुर्वेद से कोरिलेट मत करो, ये विज्ञान और वैद्यों के अनुभव जनित ज्ञान के आधार पर ये बात संकलित की गई है और ये बात आपको बताई जा रही है। आपका अनुभव इसमें एड ऑन करेगा चीज़ों को। इसमें हम अभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा मिलता है, ऐसा लोगों ने बताया है कि यदि पित्त की नाड़ी पर आपको इस प्रकार की गति, लावक पक्ष की गति, काक की गति, या फिर आपको जो है तीतर की गति मिल रही हो, तो तीतर को पैट्रीज कहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये किसी प्रकार के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को बताती है, आप लिख लो इसको। इट इंडिकेट्स देयर इज शोथ इन्फ्लेमेशन, आइदर इट इज इन द गैस्ट्रिक रीजन, गैस्ट्राइटिस बोल सकते हैं, आइदर इट इज इन द सर्विक्स रीजन, सर्विसाइटिस हो सकती है फीमेल को, है ना, और या फिर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होता है तो इस प्रकार के जो नाड़ी है उसमें एक स्पाइक मिलता है, यानी कि वो तीतर चलता है छोटे छोटे कदमों से और फिर रुकता है, और फिर छोटे छोटे कदमों से चलता है फिर रुकता है,
यानी उछल उछल के चलता है, एक स्पाइक देते हुए चलता है। और जलोका वाला पॉइंट लिख लो आप, जलोका वाले पॉइंट में आप लिख लो कि जलोका वाले में धातुओं में पित्त की एंट्री हो चुकी है, और पित्त की एंट्री होने के कारण ज्वाइंट रिलेटेड पेन्स में इस प्रकार की कंडीशंस मिलती है। ये आपने अनुभव जनित ज्ञान है, आप इसको अपने अनुभव से बढ़ा या घटा सकते हो, और आप इससे डिनाई भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको ऐसे रोगी मिले तो आप हमें अपने अनुभव शेयर करना। आज किसी ने मुझे ग्रुप में आपको एक गूगल फॉर्म शेयर करने के लिए भेजा है कि वो पेशेंट्स का डेटा चाहते हैं मर्म चिकित्सा में, तो आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो वो गूगल फॉर्म भेज दूंगा मैं। पर मुझे लगता नहीं कि अभी आपने इतने पेशेंट्स देख रहे होंगे आप, तो जब आप इतने पेशेंट्स देखेंगे तो फिर आप उनका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, और डेटा तो हर आदमी अपने लिए खुद इकट्ठा कर सकता है, हम किसी को क्यों अपना डेटा दें। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो गूगल फॉर्म आपको नहीं सबमिट किया। किसी ने मेरे पास भेजा था, किसी को पता चला होगा कि सर पढ़ाते हैं। जलोका वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए सर। बट सर जलोका तो वात की एबनॉर्मल गति है, सो वो कैसे शो करेगा कि पित्त एंटर इन धातु? ये क्वेश्चन मत पूछना मेरे से, ये मुझे भी नहीं मालूम है कि कैसे करेगा, पर ऐसा एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है कि जब जो है सर्प की गति से इतर वहाँ पर यदि जलौका की गति मिलती है तो ऐसा सिम्टम्स मिलता है, जो खासकर जो है इस प्रकार की व्याधियों में जहाँ पे जॉइंट पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे ये देखा जाता है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, क्योंकि नाड़ी विज्ञान की किसी भी टीका में इस प्रकार का कहीं वर्णन नहीं है। इसीलिए ये संकलित ज्ञान है, इसको आप अपने अपने बैंक में ज्ञान के बैलेंस में ऐड करो, और इसमें अपने अनुभव से और भी चीज़ें ऐड करो। पर जो ये कई बार ये दिखा हुआ ज्ञान है इसको ज़रूर आप ऐड करो, क्योंकि ये ज्ञान अगर आप नहीं ये ज्ञान ढूंढने लग जाओगे तो आपको नाड़ी विज्ञान के ग्रंथ में तो मिलेगा ही नहीं, कि वहाँ तो ये सब चीज़ें मिलने वाली नहीं है, तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। तो आपने पहले लिखा कि जो हमने बताया आपको, क्या लिखा आपने, जब जलौका की गति मिलती है तो वो किस कंडीशन में मिलती है। वाह वाह वाह, देवांशी साहू जी हमारा काम आसान कर देते हैं, आप सभी के लिए लिख दिया उन्होंने। धातुओं में पित्त का प्रवेश है, पित्त में काक लावक तीतर गैस्ट्रिक अल्सर, वेरी नाइस, ये बता दिया उन्होंने। अब हम चलते हैं पिकॉक गति, मयूर गति। ये मुझसे पूछना नहीं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है तो ये तो बकवास है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो नाड़ी विज्ञान इज एक नाड़ी तरंगिनी ग्रंथ, एक नाड़ी तरंगिनी इंस्ट्रूमेंट बनाया, सुन लो मेरी बात, वो 28,000 रुपये में बेचते हैं। वो क्या करता है, सेंसर लगाया बात पित्त कप को एनालाइज करता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, खाली दिखाने के लिए कि यहाँ जो आप अपनी हाथ से तीनों उंगलियों से जो नाड़ी का एहसास करते हैं ना, वो किसी ग्रंथ किसी भी यंत्र से नहीं हो सकता है, तो भूल के उसमें पैसे बर्बाद मत करना। ये आपका जो 3 अंगुल है यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लिखिए कि मयूर गति कब मिलती है, पिकॉक लाइक। तो पिकॉक लाइक जब मिल रही है गति, ये फुल बाउंडिंग है, बाउंड कर रही है, बाउंड करता है। मयूर क्या करता है, अपना फैन स्प्रेड करता है, पिकॉक की तरह आपने अपना फैन को स्प्रेड किया, और ये आर्टेरियल हाइपरटेंशन में मिलता है। आर्टेरियल हाइपरटेंशन, अब क्या, अब देखो ये तो अनुभव होगा भाई, उन वैद्यों का अनुभव होगा कि जिन्होंने जो है आर्टेरियल हाइपरटेंशन के मरीज को देखा होगा, और उसकी जो नाड़ी को उन्होंने एक्सेस किया होगा, और उसकी नाड़ी पर जो उनको जो मिला वो एक ऐसी गति मिली जो हम सामान्य रूप से कहाँ मिल रही थी, वो नाड़ी जो मिल रही थी वो पित्त के स्थान पर और पित्त और कफ के मध्य में वो मिल रही थी, और रिबाउंडिंग करती हुई पल्स मिल रही थी। और उन्होंने इस पल्स से अंदाजा लगाया कि ये पल्स आर्टेरियल हाइपरटेंशन के मरीज में मिल रही है। मयूर गति कफा, दैट इज आर्टेरियल हाइपरटेंशन, यस। तो ये, अब इसके बाद हमने बताया कि अभी आपने लचक लेके चलता हुआ बताया आपने ऊष्ट गति। तो ऊष्ट गति जिसमें आप जैसे ही फिंगर को हल्का सा लिफ्ट करोगे ना, वो लचक आपको फील होगा। लचक को फील करने के लिए प्रेशर को आपने रिलीज करना पड़ेगा, और आप कहाँ पे रिलीज करोगे, वात पित्त दोनों से, दोनों उंगलियों से आप प्रेशर रिलीज करोगे ना, तो ऊँट जो है ना, ऊँट चलता जो है ना ऐसे चलता है, हल्का सा लचक लेता है। आप ऊँट पे बैठ के देखो ना, ऊँट पे जो बैठते हैं ना उनका जरा मूवमेंट देखो आप, क्या बात कही है ना, इतनी जबरदस्त। शोथ और इन्फ्लेमेशन में मैंने बताया आपको, शोथ और इन्फ्लेमेशन में इंटराइटिस वगैरह कंडीशंस में आपको ये तीतर की, काक की, लावक की गति मिलती है, काक लावक एंड तीतर, ठीक है। ये आपने गौर करना है, ये आपका अनुभव है कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। किसी इन्फ्लेमेशन के मरीज में देखो आप, और वहाँ पे आपको एक गति मिल रही है तो कल मुझे बताओ, तभी तो हमारा कन्फर्मेशन होगा। ये तो हम सर्वे भी कर रहे हैं ना आपके साथ, ये क्लास तो आपके साथ ना नाड़ी विज्ञान की बहुत ज़बरदस्त क्लास है। ये क्लास 100 लोगों को जोड़ती है पूरे भारत से।
जिनका किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, और जो आप यहाँ लिख रहे हो वो बात सही मानी जाएगी। आप लोगों ने सभी ने कहा कि वात पित्त की सामान्य गति सर हमको तीनों उंगलियों में फील हो रही है, 70% लोगों ने कहा, तो हमने मान लिया। आप में से 30% लोगों ने कहा कि सर वेरिएशन है, तो हमने ये भी माना, हमने बताया ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। अब ऐसा बड़े बड़े महापुरुष जो नाड़ी विज्ञान के विद्वान हैं वो ऐसा कह रहे हैं, तो अब आप उसको देखो, आपको वो मिलता है। आप इसमें से एक भी लोग मुझे इस प्रकार का अनुभव तो शेयर करो, हाँ सर कल हमने देखा था, ये मेरे मरीज था, उसको गैस्ट्राइटिस थी, उसमें ऐसा मिला। तो आप दोबारा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा लिखो कि नॉर्मली द लीच लाइक पल्स it shows the entry of the pitta dosha in the dhatus, correct. Second thing is the gati, the pitta pulse, lavak, तित्तरिक एंड का गति, लावक, तित्तरक एंड का गति यदि आपको पित्त पल्स में मिल रही है तो वो इन्फ्लेमेशन को बताती है, शोथ को बताती है। जितने भी आइटिस की कंडीशन है, प्रोस्टाइटिस, गैस्ट्राइटिस, जितनी भी सर्विसाइटिस, उन सब में ऐसी मिलेगी। अरे तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको, प्रोस्टाइटिस का, कोई गैस्ट्राइटिस का मिल जाएगा, कोई किसी आइटिस का मिलेगा। आप देखो तो सही, देख के कल बताओ मेरे को, मिलता है तो बताओ, सर नहीं मिलता है तो नहीं बताओ। आप नहीं बताओगे हम कहेंगे कुछ नहीं है, बकवास है ये, हम भी नहीं मानेंगे इसको। और तीसरा मैंने बताया मयूर गति। मयूर गति जो है वो पिकॉक पल्स बोलते हैं। ये पिकॉक पल्स जो है वो बाउंडिंग पल्स होती है, ये फैन ऑफ द पिकॉक के रूप में जो है स्प्रेड करती है, और ये आर्टेरियल हाइपरटेंशन में कॉमन होती है, और खासकर ये किस लोगों में मिलती है तो कफ लोग, कफज पित्तज प्रकृति के लोगों में मिलती है। ये भी लिख लो आप, कफ पैत्तिक प्रकृति के जो लोग होते हैं उनमें ये मिलती है, जो कफ पैत्तिक, जिनमें कफ प्रधान होता है और पित्त भी प्रधान होता है, कफ और पित्त दोनों ही प्रधान होते हैं, वहाँ पे ये मिलती है। तो ये लचक वाली पल्स जो है, जैसे आप रिमूव करोगे, हटाओगे, तो ये पल्स फील होगा। इन पल्सेस को फील करने के लिए आपको तीनों अंगुलियों को तीनों नाड़ियों पे प्लेस करना, ये ध्यान रखना। एक सिंगल को प्लेस करके ये नहीं मिल पाएगा आपको। तीनों फिंगर्स आपकी तर्जनी, आपकी अनामिका और आपकी जो रिंग फिंगर है, वो तीनों ही उंगलियां आपकी कंसर्न दोस्त के ऊपर लगानी है, और आपको लिफ्ट करना है, फील करना है ये चीज़, और उसके सिम्टम्स से कोरिलेट करना है। यदि आपने ये चीज़ कर लिया और ये मिल गई तो आप निश्चित मानिए कि आपका जो असेसमेंट है वो करेक्ट है। आगे चलें, बहुत लफड़ा है इसमें। हाँ ये देखो यहाँ बहुत बढ़िया है, देवांशी साहू जी, बहुत, सिमरन गोयल जी खाली कह रहे चलने, बाकी लोग तो कह रहे हैं कहाँ घुमा रहे हो आप, कभी चिड़िया की गति दिखा रहे हो, कभी ऊँट की गति दिखा रहे हो आप, हैं मंजूला जी, ये तो चिड़िया की गति, प्रकृति की गति दिखा रहे हैं। नाड़ी प्राकृतिक है, पहले ही बोला था मैंने, नाड़ी को समझना है तो आप विज्ञान को अपार्ट छोड़ो और प्रकृति के करीब जाओ, और अपनी सोचने और समझने की क्षमता को इम्प्रूव करो। मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो वो किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ भी पूछ रहे होंगे, मैं उनको भी देखता हूँ। तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी, मुझे लग रहा है जो लोग नहीं आ जुड़ पाए तो वो खैर उनके लिए नहीं, बहुत बहुत प्रश्न आ रहे हैं, वेरी नाइस। तो ये मैं, तो अब हम आगे चलते हैं, अगर आप कहें तो हम आगे चलते हैं। मैं आगे चलता हूँ और मैं आपको अब बताता हूँ जो नेक्स्ट गति है उसका नाम है क्या गति, गज गति। हाथी चले बाजार, और कहते हैं हाथी चले बाजार। इसमें कमेंट्स में कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं इनके, खाली ये देख ही रहे हैं, 16 लोग देख रहे हैं यहाँ पे पल्स डायग्नोसिस। नहीं क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इनके क्वेश्चंस हैं, मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ। एक मिनट, वेयर इज द कमेंट, 1 minute, आई एम ट्राइंग टू गेट द कमेंट्स ऑफ दीज पीपल ऑल्सो। चलिए इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए तो हम ये मान के चलते हैं कि ये, अब हम गज गति की बात करते हैं, हाथी की गति की बात करते हैं। तो हाथी का जो पल्स है, अब जरा आप हाथी पे गौर करो, हाथी पे गौर करो। हाथी जो है वो, हाथी का जो सिर है उस पर आप गौर करो, और एलिफेंट मूविंग अंडर, आप एक हाथी कैसे चलता है, जरा हाथी की गति को आप देखो। हाथी मदमस्त चलता है, मदमस्त, चारों उंगल से। पिकॉक पल्स इज एबनॉर्मल है, कफ पित्तज प्रकृति, तो नॉर्मल कंडीशन है तो कैसे मिल सकती है। पिकॉक पल्स तो एबनॉर्मल है, कफ पित्तज प्रकृति, तो नॉर्मल कंडीशन है तो कैसे मिल सकती है। दिव्या जी, पिकॉक पल्स जो है ये एबनॉर्मल है, 100% ये एबनॉर्मल है। कफ पित्तज प्रकृति के नॉर्मल कंडीशन में ये कैसे मिल सकती है।
देखिए आपको बताया कि सामान्य रूप से ये कफ पैतृक प्रकृति के लोगों में नहीं मिलती है। सामान्य रूप से जो पल्स मिलेगी वो मैंने आपको बताया। उष्ण गति जो है वो सामान्य रूप से कौन सी कंडीशन में मिलेगी, आप भूल गया था मैं बताना, आप लिख लो। ये मिलती है आपको जनरली उष्ण गति जो है कैमल पल्स आयोटिक वाल्व के नैरोइंग होने पर। लिख लो, आपको बहुत ही माइन्यूट है। द नैरोइंग ऑफ द आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व के नैरो होने पर यह गति मिलती है। नैरोइंग ऑफ द आयोटिक वाल्व, जब आयोटिक वाल्व आयोटिक आयोटिक रिगर्गिटेशन होता है, आयोटिक वाल्व का जो है वो नैरोइंग हो जाती है, तो ये गति मिलती है। सर डज इट कोरिलेट्स की किस दूस में कौन सी डिजीज की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, लाइक इन पित्त कफ चांसेस ऑफ हार्ट? यस 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 डेफिनेटली। अब इसको तो आपको सोचना है। अभी जब आप इसके बारे में ज़्यादा एलैबोरेटेड करेंगे स्टडी, तो आपको समझ में आएगी बातें, क्योंकि ये बहुत सारा ज्ञान जो है प्रायोगिक और अनुभव के आधार पर है। अगर आप नाड़ी विज्ञान के मूल ग्रंथों को देखेंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से मर्म विज्ञान पे मैंने आपको पढ़ाया, मेरी बात फिर सुन लीजिए आप, मर्म विज्ञान पे बहुत लिमिटेड आपको साहित्य मिले, पर जो मैंने बताया आपने उसको बिलीव किया, और बिलीव करके आप उसका प्रयोग कर रहे हो ना। हमने भी अपने गुरु से सीखा, तो हमने आपको वैसे का वैसा ही ट्रांसफ़र किया, और वैसे का वैसा ही ट्रांसफ़र किया, आप उसको प्रयोग कर रहे हो, आपको लाभ मिल रहा है, आप विश्वास कर रहे हो। तो ऐसे ही करो ना, आप इसको करो, आपको लाभ मिलता है तो विश्वास करो, नहीं आपको डायग्नोसिस में मदद मिलती है तो आप विश्वास करो, नहीं मिलती है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ आप फॉलो करो, मत करो। मैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इट इज़ करेक्ट, देन टेल मी, और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। हमने मर्म विज्ञान को तो पहले विश्वास ही नहीं करते थे, मैं तो खुला कह रहा हूँ। 4 साल पहले आप मुझसे मर्म विज्ञान के लिए मिलते तो मैं कहता आई डोंट बिलीव, पर जब मैंने देखा कि नो इट्स गिविंग रिजल्ट्स, जब मैंने खुद ऑब्जर्व किया और मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है। और मैं आपको ताज्जुब की बात बताऊं, हमारे तमाम लोग जो नॉन मेडिकल्स लोग हैं वो इसके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि सब कुछ छोड़ दिया। कंप्यूटर इंजीनियर ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरा छोड़ करके वो मर्म विज्ञान के प्रचारक बन गए हैं। तो आप भी, जबकि ये तो आपका ज्ञान है, आपको इसका प्रचारक बनना चाहिए, पर दुर्भाग्य की बात है कि आप इसके प्रचारक और साधक नहीं बने, दूसरे लोगों ने ले लिया। आज स्थिति नाड़ी विज्ञान के साथ भी यही है। बॉटनी वाले 26 तारीख को जो आपका नाड़ी विज्ञान का जो ई कॉन्फ्रेंस होने वाला है, आप लोग उसमें जरूर आइए। देखिए बॉटनिस्ट कह रहे हैं कि हम जो है गुरु नाड़ी, हम नाड़ी गुरु हैं। बॉटनिस्ट कह रहे हैं जिन्होंने कभी आयुर्वेद का और नहीं पढ़ा। तो क्या हुआ, जब आपने छोड़ा दूसरों ने एक्सेप्ट किया, तो क्या आप तो इसी चक्कर में रह गए, इसका प्रमाण चाहिए हमें, ये विज्ञान नहीं है। आपका तो माइंडसेट एलोपैथ का रहा, क्योंकि आपने साइंस पढ़ा, और माइंडसेट ऑलवेज आयुर्वेद का रखिए, उसके नज़रिए से देखिए, उसके चश्मे से देखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। उष्ण गति जो है मनोज अग्रवाल जी, उष्ण गति जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, आप पूछ रहे हैं, तो वो वात और पित्त फिंगर के नीचे मिलेगी, वात और पित्त फिंगर के नीचे मिलेगी, और एक हल्का सा लचक मिलेगा आपको उसमें, एक छोटा सा नॉच मिलेगा। जब आप फिंगर को लिफ्ट करेंगे, दोनों फिंगर को आप लिफ्ट करेंगे, खासकर वात और पित्त के दोनों फिंगर को आप लिफ्ट करेंगे तो वो लचक मिलेगी, और जैसे ही आप जो है फिंगर को अपनी पोजीशन में लाएंगे वो गायब हो जाएगी। तो ये आपको मिलता है, इसको बोलते हैं उष्ण गति कैमल पल्स। और ये पल्स आयोटिक स्टिनोसिस या थिकनिंग और नैरोइंग ऑफ द आयोटा को दिखाती है। आप सिंपली इसको नोट करें। सिंपली कफज पिक्कल प्रकृति वालों में जनरली इस प्रकार की कंडीशंस जनरली जो है वो मिलती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन कैमल पल्स जो है वो सामान्य रूप से जो मैंने बताया वो वात और पित्त के फिंगर के नीचे मिले। कब पित्त में पिकॉक, पिकॉक कंफ्यूज मत करिएगा, कब पित्त में पिकॉक, पिकॉक पिकॉक पिकॉक। कब पित्त प्रकृति वाले में मयूर, मयूर उल्टा मत कर देना, मैं भी घूम जाता हूँ। कब पैतृक में मयूर, ठीक है। मोहित सिंह जी, कब पित्तिक में मिलेगा पिकॉक लाइक पल्स, मयूर गति। फैन जैसे पिकॉक का फैन नहीं, डिस्टल एंड में वो फैन की तरफ फैलेगा वो नाड़ी, बाउंडिंग रिबाउंडिंग मिलेगी आपको पल्स। चलिए मोहित सिंह जी समझ में आई बात, हाँ ओके करिए तो आगे बढ़ूंगा। अब हम हाथी की गति को जरा ध्यान दीजिए। हाथी चल रहा है, देखिए आप, हाथी चल रहा है, और हाथी कहाँ चलेगा, तो कफ में चलेगा भैया, कफ में चलेगा। कफ की सामान्य तो आपने पढ़ा हंस की गति होती है। अब हंस की गति में हाथी की गति मिलने लग जाए आपको, अब कहिएगा सर हाथी की गति और हंस की गति में क्या अंतर है, तो भैया जरा हंस को देख लो तैरने का स्टाइल, और हाथी के चलने का स्टाइल देख लो, जरा देख। आज भी बताओ हाथी की गति डिफरेंट है कि नहीं है इन सभी गतियों में से? जरा हाथी को चलते हुए देखा आपने? दिव्या जी ने खाली देखा है, बाकी लोगों ने नहीं देखा लगता है। सब लोग कह रहे नहीं हाथी तो ऐसे चलता है, मदमस्त चलता है, हाँ मदमस्त चलता है।
जी जी जी, अब हाथी को जरा ध्यान करो, अपने फिगर में लाओ, और जहां पे मिलना था स्वान लाइक पल्स, दोबारा गौर करना है मेरी बात, जहां पे मिलना था कफ के नीचे स्वान, आप में से अधिकांश लोगों ने हंस गति ऑब्जर्व की थी ना अपने कफज नाड़ी के नीचे, करी थी कि नहीं करी थी? 70% लोगों ने करी थी। हाँ, हिलता डुलता चलता है, केयर फ्री और टेंशन फ्री। अरे ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो तो समझ में आएगा नाड़ी विज्ञान। नाड़ी विज्ञान ऐसे पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। जो हंस चल रहा था कफ के नीचे, अब वहां पे मदमस्त चाल हो गई है साहब हाथी की। समझ में आई बात आपको? कफस नाड़ी जो आपने रिंग फिंगर के नीचे, जहां पे आपको किसी ने बोला था कि सर वो हमको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक हंस चल रहा हो और आपने उसके ऊपर उंगली रखी हुई हो, ये किसी ने बताया था मुझको। तो उनको जिन्होंने बताया था, उनको आप ये सोचो कि अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि नीचे एक मस्त हाथी चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो फ्री चल रहा है, रिलैक्स होके। चल तो धीरे ही रहा है वो भी, चल तेज नहीं चल रहा है वो। यस, वो तेज नहीं चल रहा है तो कफज का ही सूचक, धीमे ही चलता है वो। आप अगर दौड़ाओगे तब भी नहीं दौड़ेगा, दौड़ेगा भी तो उसका दौड़ अलग ही होगा फिर तो वो। यस, पेंडुलम लाइक चलेगा एकदम। गैलेक्सी M33, नाम भी तो डाल दो गैलेक्सी जी, तब आपको पहचान भी ले, है नहीं? और तो वो पेंडुलम के लाइक जब चल रहा हो, मद मस्त चल रहा हो, स्लोली चल रहा हो, और आपको ऐसा लगे भैया ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, और स्लो हो, डीप हो, हैवी हो, लिख लो आप, स्लो डीप एंड हैवी, एंड दैट इज कॉल्ड गज गति। और हाईली कफ, इसका मतलब मान लो कि उसमें बहुत कफ। ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये 100% टेस्टेड है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये आप नोट कर लो, जो बता रहा हूँ मैं, हमने भी कलेक्शन किया है इधर उधर से, और हमने भी देखा है, इसको ऑब्जर्व किया है। उसके लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक्ड हैं, उसके लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक्ड हैं, समझ लो आप। और वो खासकर बिहार में, छत्तीसगढ़ के इलाके से, हमारे जैसे दिव्यांशी साहू जी हैं, एक और लीलाधर साहू जी हैं, बिहार से भी कोई होंगे, हाथी पांव के मरीज की जरा नाड़ी देख लेना। अब जिसको एलिफेंटियासिस की मरीज मिलें, तब ये नाड़ी आपको मिलेगी, तब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यू जस्ट राइट डाउन इट। यस, इन कफस, जहाँ कफ हमको मिलती है नाड़ी, वहाँ पे अगर एलिफेंट पल्स मिल रही है स्वान पल्स की जगह पे, तो इट इंडिकेट्स द heavy cuff accumulation under the lymphatic tissues, and that happens under the specific condition that is known as the elephantiasis, या हाथी पाँव या फील पाँव कहते हैं उसको। या फिर कुछ और कंडीशंस भी होती है, जैसे लिम्फोसार्कोमा, लिख लो आप, स्लो डीप हैवी पल्स इन द कफज, जहाँ पे कफ की नाड़ी आप देखते हैं, उस नाड़ी के रीजन में, उस नाड़ी की रीजन में जहाँ पे स्वान की गति मिलनी चाहिए, वहाँ पे आपको गज गति मिल रही है। बहुत सिंपल है समझना, मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेंगे आपको नाड़ी कफज नाड़ी के नीचे। कल्याणी जी, कफज नाड़ी के नीचे, कफज नाड़ी कहाँ मिलती है? रिंग फिंगर के नीचे। रिंग फिंगर के नीचे आपको जहाँ स्वान की गति मिलनी चाहिए, वहाँ पर गज की गति मिल रही है, तो आप मान लीजिए कि उस व्यक्ति के लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक हैं। एसाइटिस में भी आप कह सकते हैं, पर मेरा मैं एसाइटिस में नहीं हम ऐसा कहेंगे, क्योंकि एसाइटिस में फ्लूड है केवल, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है एक प्रकार से समझ लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूड है, जिसको हम लिम्फ कह सकते हैं। तो लिम्फ कह सकते हैं। एसाइटिस के लिए हाथी वाली चाल नहीं मिलेगी, ये अब मान लीजिए। चाल थोड़ी सी कफ की वहाँ भी वेरी होगी, पर हाथी वाली चाल नहीं मिलेगी। तो हाथी की जो मदमस्त चाल है वो तभी मिलेगी जब हैवीली लिम्फेटिक चैनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका होगा, और जैसा एलिफेंटाइटिस में होता है और जैसा लिम्फोसार्कोमा में होता है। आप लिख लो आप इसको। तो आप अगर आपने नाड़ी को देख करके लिम्फोसार्कोमा आइडेंटिफाई कर दिया, आपने एलिफेंटाइटिस आइडेंटिफाई कर दिया, आपने जो है वो नाड़ी को देख करके किसी की गैस्ट्राइटिस आइडेंटिफाई कर दी, प्रोस्टेटाइटिस आइडेंटिफाई कर दी, आपने किसी की जो है वो नाड़ी देख करके आपने जो है उसको बता दिया कि भैया तुम्हारा जो है वो एओर्टिक स्टेनोसिस है, तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है, आपने नाड़ी देखी और उसकी हार्ट में प्रॉब्लम बता दी। आपने नाड़ी देख करके आपने किसी को बता दिया कि भैया तेरी नाड़ी जो है वो बता रही है कि तेरा वाल्व खराब है। आपने किसी की नाड़ी देख करके आपने तेरे को दर्द है भैया, जोड़ों का प्रॉब्लम है, तो वो तो आपका फिदा हो जाएगा, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, कहेगा ये तो नाड़ी गुरु है। ऐसे ही तो गुरु बन रहे हैं, और क्या कर रहे हैं।
तो आप नहीं बनना चाहेंगे क्या ऐसे? ऐसे आप भी तो चाहेंगे कि ऐसे ही थोड़ा बहुत हम लोगों का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करके वो हमारे पास अट्रैक्ट हो। ये कौन नहीं चाहता है? वो कौन नहीं चाहता है? भाई हर व्यक्ति चाहता है कि आपके पास कुछ ऐसे तरीके हों जिससे आप डायग्नोज कर पाएँ बिना किसी इन्वेस्टिगेशंस के। यदि आपके पास कुछ ऐसे टिप्स हैं और आप डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या नुकसान है? सर कैन आई कैन फील द गति ऑफ पित्ता, लाइक प्रेशर दे रहे हैं तो फिंगर से तो बिल्कुल पित्ता का मूवमेंट जैसा है, बट आई कैन फील दिस आर द प्लेस ऑफ कफा। ये होता है, इससे 30% का वेरिएशन आपको मिलेगा, वो मैंने पहले भी बताया था, उसको आप चिंता मत करिए। पर आपको अच्छी बात है कि आपको पित्त की गति तो मिल रही है, आपको कफ की गति तो मिल रही है, खिसक रही है ना इधर उधर, चिंता मत करो। गज गति तो नहीं मिल रही है, काक लावक तीतर गति तो नहीं मिल रही है, जलौका गति तो नहीं मिल रही है, मयूर गति तो नहीं मिल रही है। अगर मयूर गति मिल रही है तो अलर्ट हो जाओ, यदि काक लावक तीतर गति मिल रही है तो अलर्ट हो जाओ, यदि आपको गज गति मिल रही है तो अलर्ट। नॉर्मल गति मिल रही है, नॉर्मल में 30% का वेरिएशन तो होता ही है, मैंने पहले ही बताया आपको, है ना? तो बस बाकी नहीं मिल रही है तो आप मस्त हो, टेंशन फ्री रहो, और मिलनी भी नहीं चाहिए आपको, आप तो वैद्य हो, आपको भी मिलेगी। चलिए, तो हमने आपको आज ये कुछ चीज़ें बताई, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बात बताऊं, मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ ना, जैसे किसी को ना पेंटिंग सिखाई जाती है या किसी को गाना सिखाया जाता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी अब ऐसा है कि गाना तो मैं सिखाऊंगा तो हर हर कोई किशोर कुमार थोड़ी ना बन जाएगा, या हर कोई लता मंगेशकर थोड़ी बन जाएगा। बन जाएगा क्या? हम खुद ही नहीं हैं। अब हमसे, अरे हम खुद ही नहीं हैं भाई, हम इतने अच्छे गायक हैं ही नहीं। अब हम तो आपको गाना सिखा रहे हैं, हम खुद ही गायक नहीं हैं। तो भैया ऐसा हो सकता है कि आप मेरे से अच्छे बेहतरीन गायक बन जाएं, मैंने पहले ही कहा था। हम तो केवल सुर आपको पकड़ना सिखा रहे हैं, गाना तो आपने है। आपसे, आप मेरे से अच्छे गायक बन सकते हैं। आप हो सकता है मेरे से कहीं अच्छे गायक बन जाइए नाड़ी विज्ञान के। तो आप मान लीजिए कि जो पल्स को फील करना एक आर्ट है, और आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसमें, कितने अवेयर हैं आप। और आपको पैसिव अवेयरनेस, अवेयरनेस भी कब? अरे आप बहुत अलर्ट होकर नाड़ी देख रहे हैं ऐसे करके, एकदम वही ध्यान है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। एकदम आपने कॉन्सेंट्रेशन देकर उसकी नाड़ी, बात तो तब है जब आपने नाड़ी पे हाथ लगाया, आप पैसिवली कहीं और सोच रहे हैं, और वो नाड़ी आपको बता रही है कि भाई ये गज गति में चल रही हूँ मैं। नाड़ी आपको बता रही है कि मैं तो लावक गति में चल रही हूँ मैं। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया, उस दिन आप नाड़ी वैद्य बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक आर्ट है, और ये बहुत दुरूह काम है किसी को नाड़ी विज्ञान सिखाना। वैसा ही दुरूह काम है जैसे किसी को, किसी कहते हैं ना साहित्य संगीत कला विहीनम, जिसके पास साहित्य और संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य बिना पूंछ वाला जानवर है, कहा गया है। ये चीज़ें आर्ट है। इसी प्रकार ये भी एक आर्ट है, आप नहीं सीख सकते ऐसा नहीं है। अरे गंदा ही गाना गाओगे ना, पर गाना तो गाओगे। मैं कह रहा हूँ अच्छा गाना नहीं गाओगे, हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप सुरीला गाना गाओगे। अरे एटलीस्ट गाओगे तो सही, हम कह रहे हैं आप एटलीस्ट गाना शुरू करो। बस हमने यही आपको बताना है। हमने आपको न तो किशोर कुमार बनाना है नाड़ी विज्ञान में, ना आपको लता मंगेशकर बनाना है। हमने आपको एक ऐसा गायक बनाना है, जब भी रोगी आए तो गाना गाना शुरू कर दे, उसका हाथ नाड़ी पे जाए, और बस। हाँ, हाँ बनेंगे ना आप, हमसे बड़े बनेंगे आप, अरविंद कुमार यादव जी, हमसे बड़े बनेंगे आप हमारी हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप हमसे बड़े गायक बने। बस हमें याद रखिएगा कि हमने आपको स्टिमुलेट किया, हमने आपको प्रमोट किया, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए हमने आपके लिए एफर्ट किया। हम केवल एफर्ट कर रहे हैं, हम आपको ये कह नहीं सकते। हमने पहले ही कहा कि हम आपको केवल एक एयरपोर्ट दे रहे हैं, फ़्लाइट तो आपने उड़ानी है, हमने केवल बताना है, आपका एक्सपीरियंस खुद इसमें ऐड ऑन करेगा। तो ये अवेयरनेस पैसिव होनी चाहिए, आप इसको लिख लो। एक्टिव अवेयरनेस का कोई रोल नहीं है इसमें। यदि आप बार बार वहीं पे फोकस करके नाड़ी देख रहे हैं और आप ध्यान सबसे भटका के दिन भर वही देख रहे हैं, देन इट इज़ नॉट एन आर्ट। आर्ट तो तब जब है कि आपके हाथ में कलम दिया गया और सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और आपने चित्र बना दिया उसका, ऐसे घुमाया इसके, वो चित्र बन गया। यानी आप जहाँ कहीं पर भी स्केच घुमा रहे हैं उसका चित्र बन जाना है। इसको बोलते हैं पैसिव अवेयरनेस। तो आपको पैसिव अवेयरनेस डेवलप करनी है, और हमेशा आप अपनी टिप ऑफ द फिंगर्स को यूज़ करिए जब भी आप नाड़ी की गति आपको देखनी हो। और सामान्य गति को पहले ऑब्जर्व करिए, जिसमें स्नैक लाइक पल्स, मंडूक लाइक पल्स एंड द स्वान लाइक पल्स, पहले इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करिए। फिर मैं कह रहा हूँ आपको, ये गज गति, ये मयूर गति, अभी मत ढूंढिए उसको, अभी आप जानिए कि ऐसी गति मिलेगी। पहले आप सामान्य गति को देखने का प्रयास करिए,
तो आज मेरा लेक्चर का यही आपको कहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द प्रेफरेंस टू ऑब्जर्व द नॉर्मल गति विच इज ऑब्जर्व इन योर द डिस्टल एंड ऑफ योर फिंगर एट द पल्प ऑफ द फिंगर एंड योर इफ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, यदि आप नॉर्मल को ऑब्जर्व कर लोगे तो बाद में एबनॉर्मल को ऑब्जर्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको एबनॉर्मल खुद समझ में आने लग जाएगा। और वही कहते हैं ना, स्थिति एक, ये जो गुरु नाड़ी कह दिया गया है कि ईड़ा और पिंगला दोनों जाके सुषुम्ना में मिल जाएगी और सुषुम्ना खुल जाएगा और आपको तीसरा की नाड़ी भी दिखने लग जाएगी, ये कुछ नहीं है। ये क्या है, जब आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, जब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी तो आप क्या होगा, आप ऐसी चीज़ों को आप खुद एनालाइज करने लग जाओगे। वो आदमी आएगा आपके पास, आपने कुछ नहीं किया, आपने उसकी बहुत सारी चीज़ें देखी और आपने उसकी पल्स पे हाथ रखी, आपने सीधे कफ को पल्स को आपने उसकी, ऐसा थोड़ी है हाथी पाँव का मरीज आएगा तो देख के नहीं पता चलेगा वो हाथी की तरह चलता हुआ आएगा धीरे धीरे। भाई नेचुरली बात है, गज गति कही गए तो उसकी गति आपको नहीं दिखेगी। और आपको मान लो वो कहीं छुपा भी हुआ है, उसने एलिफेंटेसिस को छुपा रखा है, कपड़े से अंदर दबा हुआ है, आप उसकी मूवमेंट देखोगे, पल्स पे हाथ रखोगे, कप में आप कहोगे आपको कुछ फाइलेरिस जैसी प्रॉब्लम है क्या, हो गया डॉक्टर साहब तो यार गजब है, नाड़ी पे हाथ रखते हैं और बता देते हैं, उन्होंने तो देखा ही नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम आया, थोड़ा बहुत आप उसके सिम्टम्स देखे आपने और आपको दिखा कि पित्त की नाड़ी जो है जो वात और पित्त की स्थाल में जो नाड़ी का डेविएशंस दिख रहा है, तो आप अपने आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर जाओगे। तो नॉर्मल को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर कहूँगा कि सबसे पहले आपको वात पित्त कफ को अंगुष्ठ मूल के दोनों अंगुल नीचे साइलॉइड प्रोसेस से जो है आपने रेडियल एंड से हमेशा आप अपनी उंगलियों से सामान्य नाड़ी का ज़रूर आप जो है देखें। आज के जो रेफरेंसेस मैंने बताए वो नाड़ी विज्ञान की ही ग्रंथ है, वो टीका है, उसी से लिया गया है। ये सभी टीकाएँ लगभग एक ही जैसी हैं। कहते हैं ना, देखो इसमें एक बहुत बढ़िया एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यथा वीणा गता तंत्री। ये देखो जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। यथा वीणा गता तंत्री सर्वान रागान प्रभासते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते। जिस प्रकार वीणा पर हाथ रख कर के आप हर प्रकार के राग को आप निकाल सकते हो, कितना बढ़िया रेफरेंस है। जिस प्रकार वीणा की आप तार पर हाथ रखकर सभी प्रकार के राग को निकाल सकते हो, ऐसे ही आप हाथ में नाड़ी पर उंगलियां रख करके आप सभी रोगों की डायग्नोसिस कर सकते हो। ये नाड़ी परीक्षा की टीका है, ये हिंदी टीका है, ये किसी वैद्य ने लिखी है। वैद्य जो हैं वो खेमराज जी हैं, ये मुझे को किसी स्टूडेंट ने ग्रुप में डाली थी, मुझे अच्छा लगा, मैं उनके अनुभव को भी मैंने इसमें जोड़ा है आपके साथ साथ। और जो आज मैंने आपको 2 रेफरेंसेस बताए हैं वो रेफरेंसेस मैं दोबारा बता देता हूँ। वो रेफरेंस है कि आप पूछते हैं कि महिलाओं में बाईं और पुरुषों में दाईं क्यों लेनी चाहिए, तो वो रेफरेंस है कि प्रायः स्फुटा भवति वाक करे वधूनाम पुंसाम च दक्षिण करे तदीयम परीक्षाम ईसद्वीनाम मितकरम वितांगुलीयम बाहुम प्रसार्यम रहितम परिपीड़नेनम। यह आपने लिख लिया है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि वारत्रयम परीक्षेत धृत्वा धृत्वा विमुंचयेत विमर्श बहुधा बुद्ध्या रोग व्यक्ति विनिर्देशेत। ये मैंने आपको कुछ रेफरेंस बनाए। नाड़ी और प्रकृति के बीच में निश्चित रूप से रेफरेंस, निश्चित रूप से संबंध है। नाड़ी और प्रकृति आपस में मिलती है। नाड़ी और प्रकृति के आप संपर्क को आप हटा नहीं सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में जुड़ती है, मिलती है और आपस में कोरिलेटेड है, इसलिए प्रकृति का परीक्षण भी उतना ही आवश्यक है। मैं फिर कहूँगा कि नाड़ी की परीक्षा अगर संपूर्ण परीक्षा होती तो आचार्य योग रत्नाकर ने नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श दृग आकृति नहीं कही होती। हाँ, लेकिन नाड़ी को प्रथम परीक्षा के रूप में रखा गया है। ये सिद्ध करता है कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सारी परीक्षाओं का एकमात्र ऑप्शन ऑल्टरनेट नहीं है, आपको अन्य परीक्षाएं भी करनी पड़ेगी। तो आशा है कि आपको मैंने आज थोड़ा बहुत जो भी बताया, इस राग को थोड़ा बहुत छेड़ने का प्रयास किया। और इसके लेवल्स हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी तो आप कई लेवल्स में जाओगे। अगर इसकी पूरी पढ़ाने लग जाऊँगा मैं तो शायद 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको 2 मॉड्यूल बनाए हैं इसके। मॉड्यूल 1 तक ले जाऊँगा, मॉड्यूल 1 में परीक्षा लूँगा, सुन लो मेरी बात, मॉड्यूल 1 में फिर परीक्षा लूँगा मैं आपका, और देखूँगा आपका राग चढ़ रहा है तब मॉड्यूल 2 में ले जाऊँगा, नहीं तो नमस्कार बोल के मॉड्यूल 1 से ही आपको हाथ जोड़ लूँगा। ये है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जैसे बिगिनर्स का, कई लोग ना हमारे एडवांस से कोर्स में आ जाते हैं मंजूला जी डायरेक्ट, और उनको समझ ही नहीं आता है। वो कहते हैं सर ये तो समझ नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं पहले बिगिनर में जा, पहले अ आ ई सीख उसका,
तो ये पहले अ आई बचा रहा हूँ मैं। और जब अ आई सीख लेंगे, अगर गज बज सब आपने सीख लिया, तो आपको दो चार मरीज भी देखेंगे आप, देन आप एडवांस सेकंड मॉड्यूल में जाएंगे, तो उसका भी मॉड्यूल है, 3 लेवल हमने बनाया है इसका। तो अभी आप फर्स्ट लेवल पे हैं, तो फर्स्ट लेवल की बात करेंगे। यदि आप फर्स्ट लेवल क्लियर करेंगे तो आपको हम सेकंड लेवल पे ले जाएंगे, और नहीं क्लियर करेंगे तो यहीं से हाथ जोड़ के आपसे बाय बाय कर लेंगे। नाड़ी की परीक्षा आपका इतना तो ज़रूर है कि आपकी रुचि डेवलप तो कर ही दूंगा मैं, आप भले लेवल 1 पे ही जाएं, लेकिन आप रोगी की नाड़ियों पे हाथ लगाना तो शुरू करेंगे। और एक बार बता दूं मैं, इस ज्ञान को पढ़े लिखे लोग अगर प्रचारित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ऐसे लोग इस ज्ञान के वाहक बन जाएंगे जिनका आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं इसमें आया और घुसा। मैंने देखा कि जब बॉटनिस्ट कर रहे हैं, जब जो लोग जो हैं योगाचार्य हैं वो नाड़ी का परीक्षण कर रहे हैं, तो ये तो हमारा विज्ञान है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं इसको। इसीलिए मैंने इसमें आप लोगों को बताने का और आप लोगों को पढ़ाने का और आप लोगों के अनुभवों को शेयर करने का अपने साथ किया। सर 4th बैच मरमा एडवांस क्लास 2 दिन का इंतजार करिए देवांशी साहू जी, वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी 2 दिन का थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आप भी रिलैक्स होइए, और उसके बाद शुरू होगी। थैंक यू रितिका मंजुला जी, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।